हेलो एवरीबॉडी। आज हम महात्मा गांधी और सरदार भगत सिंह के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सरदार भगत सिंह और महात्मा गांधी दो ऐसे नाम हैं जिन्हें शायद ही कभी एक दूसरे के साथ पुकारा जाता है। हमेशा लोगों ने इनको एक दूसरे के अपोजिशन में ही रखा है, लेकिन आप भी हैरान हो जाएंगे कि इन दोनों के बीच क्या संबंध थे ये जानकर। तो महात्मा गांधी क्या कर रहे थे जब भगत सिंह को फांसी चढ़ाई जा रही थी? ये क्वेश्चन हमेशा सब करते हैं कि क्या भगत सिंह को उसने बचाने की कोशिश की थी या नहीं। इस कहानी की शुरुआत हम करते हैं गांधी जी ने जब 1919 में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट शुरू हुई थी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, भगवती सिंह वोरा इन जैसे कई और रेवोल्यूशनरियों ने इस नॉन कॉरपोरेशन में भाग लिया था गांधी जी के साथ। इसके बाद फरवरी 1922 में गांधी जी के द्वारा नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को विड्रॉन कर दिया जाता है, चोरा चोरी घटना के कारण। क्योंकि गांधी जी अहिंसावादी थे, उन्हें हिंसा पसंद नहीं थी। इस चोरा चोरी कांड में दंगाई भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और उसको जला दिया। इस वजह से गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था या बंद कर दिया था। लेकिन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को बंद करने के बाद बहुत से रेवोल्यूशनरी थे जो वो गांधी जी से नाराज़ हो जाते हैं और अपनी अलग पार्टी बनाने की मांग करते हैं। रेवोल्यूशनरियों को लगता है कि उनके साथ धोखा हो गया है। वो इतने जोश में थे कि उनको लगता था कि अब वो आज़ादी पाकर ही रहेंगे, और अभी गांधी जी के द्वारा इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया। तो अब ऐसे में क्या करा जाए? उन्होंने अपनी अलग पार्टियां बनानी शुरू कर दी। इनमें से कुछ रेवोल्यूशनरीज जैसे सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने 1923 में अपनी पार्टी बनाई दास स्वराज। इनके अलावा कुछ युवा भी अपनी पार्टियां बनाते हैं, जैसे HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा 1923 में ही बनाई जाती है। ये इसका मैनिफेस्टो भी लिखते हैं जिसका नाम होता है द रेवोल्यूशनरीज। इसके बाद 9 अगस्त 1925 को 10 HRA के रेवोल्यूशनरीज ककोरी कांड करते हैं, एक ट्रेन को लूटते हैं। इसी लूट के दौरान एक पैसेंजर होता है अहमद अली, उसको गोली लग जाती है। इसके बाद पुलिस एक्शन करती है। इसमें HRA के जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे उनको पकड़ने का सर्च ऑपरेशन होता है। 40 से ज़्यादा रेवोल्यूशनरीज को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन इसमें चंद्रशेखर आज़ाद बचकर निकल जाते हैं। इसके एक साल बाद अशफाक उल्लाह को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। इनमें से 4 को डेथ सेंटेंस दिया जाता है: राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लहरी। और 5 को काला पानी भेज दिया जाता है। इसी के पैरेलल भगत सिंह 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना करते हैं और इसका मैनिफेस्टो लिखा जाता है भगत सिंह द्वारा और भगवती सिंह वोरा द्वारा। ये दोनों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को भी ज्वाइन करते हैं और ये दो मिलके और चंद्रशेखर आज़ाद मिलके जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे उनको यूनाइट करने का काम करते हैं। इसके लिए ये अपनी पार्टी में सोशलिस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अपनी पार्टी का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखते हैं। इसके पीछे का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है भगत सिंह को। अब इसके बाद उस केस की बात करते हैं जिसमें भगत सिंह को अरेस्ट किया गया। 1928 की बात है, जिस टाइम सत्याग्रह चल रहा था। साइमन कमीशन को लेके साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे। इसमें जो पुलिस ऑफिसर थे जेम्स कोर्ट, वो लाठी चार्ज का ऑर्डर कर देते हैं जिसमें बहुत से रेवोल्यूशनरीज को गंभीर चोट लगती है और इनमें से मुख्य थे लाला लाजपत राय, जिसकी लाठी लगने के कारण मृत्यु हो जाती है।
इसके बाद भगत सिंह और उसके जो साथी रेवोल्यूशनरीज थे वो डिसाइड करते हैं कि वो जेम्स कोर्ट को जाके मारेंगे। पर यहाँ पे इनसे एक भूल हो जाती है आइडेंटिफिकेशन की। वो जेम्स कोर्ट की जगह सैंडर्स को मार देते हैं। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार का एक भारतीय पुलिस सिपाही चरण सिंह वो इनको पकड़ने लगता है। पर उस समय बीच में चंद्रशेखर आज़ाद आ जाते हैं और उसको चंद्रशेखर आज़ाद गोली मार देते हैं और उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। इसके बाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु वहाँ से भाग जाते हैं। इस पूरे मूवमेंट को बुलाया जाता है द लाहौर कंसिक्वेंसी केस। इसके बाद पुलिस भगत सिंह को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन करती है, परंतु भगत सिंह वेस्टर्न क्लोथ्स में डिसगाइड होकर लाहौर से भागकर कलकत्ता चले जाते हैं। इसके अलावा एक दूसरा इंसिडेंट भी है जो भगत सिंह को पकड़ने के लिए कारण बनता है। अप्रैल 1929, इस समय भगत सिंह और बुकेटवर दत्त नेशनल सेंट्रल असेंबली में बम गिरा देते हैं। ये सेंट्रल असेंबली वही है जो आज अपनी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। ब्रिटिश सरकार उस समय असेंबली में दो बड़े बिल पास कर रही थी। पहला था पब्लिक सेफ्टी बिल और जो दूसरा था वो था द ट्रेड डिस्ट्रीब्यूटिव बिल। इन दोनों बिल्स का जो कंक्लूजन था वो ये निकल रहा था, इंडियंस द्वारा जितनी भी स्ट्राइक की जा रही थी उनको ये इलीगल घोषित कर देते थे। मतलब जितनी भी स्ट्राइक इंडियंस द्वारा की जा रही थी ये उनको इलीगल डिक्लेयर कर रहे थे। मतलब सरकार के खिलाफ हम प्रोटेस्ट करते हैं उसको ही इलीगल माना गया था। इस सेंट्रल असेंबली में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे वित्तल भाई पटेल, वो अपनी चेयर से खड़े ही हुए थे इन बिल पर रूलिंग देने के लिए, क्योंकि वो इस असेंबली के प्रेसिडेंट थे। और उसी दौरान भगत सिंह और बुकेटवर दत्त बॉम्ब फेंक देते हैं और स्लोगन उठाते हैं इंकलाब जिंदाबाद। और ये बॉम्ब गिराने के बाद वो यहाँ से भागे नहीं, उन्होंने वहीं के वहीं अपने को अरेस्ट करा लिया। जो इन्होंने बम गिरा था वो लो इंटेंसिटी बॉम्ब था। इस बॉम्ब से किसी को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, ना ही उसकी मृत्यु होती है। ये बॉम्ब सिर्फ इसलिए डाला था कि ब्रिटिश सरकार के कान खोले जाएं, कि वो भारतीयों की भी सुने। जब ये बॉम्ब गिराते हैं तो इसमें सिर्फ 6 लोगों को छोटी मोटी ही इंजरी आती हैं, परंतु जब इनको अरेस्ट कर लिया जाता है तो 7 मई 1929 को इनका ट्रायल शुरू कर दिया जाता है। भगत सिंह पर इसमें फर्जी आरोप लगाए जाते हैं कि उनके बॉम्ब गिराने से बहुत से लोग मर गए और इन्होंने गोलियां भी चलाई, परंतु ऐसा कुछ नहीं था। इसमें सिर्फ 6 ही लोग घायल हुए थे, इसमें कोई मरा नहीं था, उनको भी छोटी मोटी चोटें ही आई थी। और इसमें उन पे 302 और 307 अटेम्प्ट टू मर्डर उन पे लगाई जाती है। इसके बाद भगत सिंह कुछ लीगल एडवाइस के साथ खुद को कोर्ट में पेश करते हैं और बुकेटवर दत्त को भी कोर्ट में पेश किया जाता है लॉयर आसिफ अली के द्वारा। करीब 1 महीने बाद कोर्ट इनको लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुनाता है और इनके साथ और भी जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको भी जेल में डाल दिया जाता है। जब ये सब रेवोल्यूशनरीज जेल में थे तब ब्रिटिश अफसर जो लाहौर और सहारनपुर की बॉम्ब फैक्ट्रीज थी उनको डिस्कवर कर लेते हैं और उस दौरान कई रेवोल्यूशनरीज थे उनको भी पकड़ लिया जाता है। इसमें राजगुरु, सुखदेव आदि को पकड़ लिया जाता है। इसके अलावा जो कई रेवोल्यूशनरीज थे वो मर्सी मांगकर सरकार के चमचे बन जाते हैं, जिससे ब्रिटिश सरकार डॉट कनेक्ट कर पाती है लाहौर केस के साथ। इसी दौरान भगत सिंह को रीअरेस्ट कर लिया जाता है और एक दूसरे सेंट्रल जेल में उन्हें डाल दिया जाता है। इस दौरान जेल में भगत सिंह हंगर स्ट्राइक पर चले जाते हैं और डिमांड करते हैं एज प्रिजनर पॉलिटिकल ट्रीट किया जाए। और इसके अलावा जितने भी प्रिजनर थे उनके लिए एक और ट्रीट की मांग करते हैं कि बेटर खाना, बेटर क्लोथ्स, बेटर टॉयलेटरीज
न्यूज़पेपर etc। ब्रिटिश सरकार ये नहीं चाहती थी कि भगत सिंह एज अ लेजिटिमेट रेवोल्यूशनरी कहलाएं। एक पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह भगत सिंह को देखा जाए। वे चाहते थे कि जो भगत सिंह है, ये जो कॉमन वायलेंट क्रिमिनल होते हैं, ये उन्हीं की तरह पब्लिक के सामने इनको पेश किया जाए। लेकिन इसी दौरान भगत सिंह जब हंगर स्ट्राइक पे थे तो वो देश के एक नेशनल आइकन बन जाते हैं, और देश भर में जब लोग उसकी कहानियाँ सुनते हैं तो उसके लिए सपोर्ट जागता है, और इसके बाद भगत सिंह नेशनल आइकन बन जाते हैं देश के। इस समय द ट्रिब्यून अखबार ने अपना महत्वपूर्ण रोल निभाया। इस अखबार के कारण ही भगत सिंह की कहानी लोगों तक पहुंच सकी। इसके बाद लाहौर और अमृतसर में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, भगत सिंह को लेकर चर्चा करते हैं। इस पर सरकार को 144 इम्पोज करना पड़ता है लोगों की असेंबली को रोकने के लिए। जैसे जैसे ये हंगर स्ट्राइक बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे देश में भगत सिंह की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जा रही थी। उस समय लॉर्ड इरविन का काल था, उसको ये देखकर चिंता होने लगी। जो सैंडर्स का केस था उसको एडवांस में जुलाई में ही स्टार्ट कर दिया गया। इसके बाद 8 अगस्त 1929 को जवाहरलाल नेहरू आते हैं सेंट्रल जेल में भगत सिंह, जतिन दास और कई रेवोल्यूशनरीज से मिलने के लिए, जो भगत सिंह के साथ उस समय हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए थे। और इसके बाद जो रेवोल्यूशनरीज थे वो डिसाइड करते हैं कि अपनी जो ये खुद की ट्रायल है इसको बायकॉट कर देंगे। लेकिन इस चीज़ को काउंटर करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार के होम मिनिस्टर थे वो सेंट्रल असेंबली शिमला में एक नई अमेंडमेंट लाते हैं। इसमें कहा जाता है कि अब से अक्यूज्ड को खुद के ट्रायल में प्रेजेंट होने की आवश्यकता नहीं है। इस चीज़ को लेके मोहम्मद अली जिन्ना भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते हैं। सितंबर 1929 को जिन्ना कहते हैं कि आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कि ये लोग मरने के लिए तैयार हैं, ये कोई मजाक नहीं है। सभी मेंबर्स इस बात को समझे, हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है कि खुद को भूख से तड़फाकर मरने के लिए तैयार करे। अगर आपको ऐसा लगता है तो कुछ समय के लिए आप खुद कुछ समय के लिए भूखा रहने की कोशिश कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। जो व्यक्ति भूख हड़ताल पर जाता है वो अपने आत्मा के रास्ते पर चलता है, उसे अपने मुद्दे के सही होने में विश्वास है। वह कोई राह चलता अपराधी नहीं है, वह बल्कि एक क्रांतिकारी है। इसके बाद अगले दिन जतिंदर नाथ दास हंगर स्ट्राइक के दौरान शहीद हो जाते हैं, 63 दिन की हंगर स्ट्राइक के बाद। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू एडजोर मूवमेंट पास करा देते हैं सक्सेसफुली असेंबली द्वारा लाहौर प्रिजनर की ट्रीटमेंट के लिए। और इस दौरान भी भगत सिंह अपनी हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू रखते हैं। इसके बाद वो अपने पिताजी से मिलते हैं और 116 दिन बाद वो अपनी इस हंगर स्ट्राइक को रोक देते हैं। ये अभी तक की वर्ल्ड की सबसे लंबी हंगर स्ट्राइक थी। इसी के बाद जो भगत सिंह के 4 रेवोल्यूशनरी फ्रेंड थे वो बैक स्टेप्ड कर देते हैं कुछ रिश्वत के कारण। इनमें से एक हंसराज वोरा, नाथ घोष, मनमोहन बनर्जी, एक गोपाल आदि। सरकार इनको इसके बदले पैसे, ज़मीन आदि देती है और ये भगत सिंह के अबाउट बोलते हैं। परंतु इसके बाद भी लोगों में भगत सिंह के लिए बहुत सपोर्ट जाग रहा था, इसलिए वायसराय इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। और ये जो ट्रिब्यून था इसको सेंट्रल असेंबली द्वारा कभी भी अप्रूवल नहीं मिलता है, और ना ही जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके द्वारा इसको अप्रूवल मिला था। तो जो भगत सिंह को फांसी दी गई थी वो बिल्कुल इलीगली थी। अब यहाँ आता है महात्मा गांधी का रोल।
4 मई 1930 को महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन से मिलते हैं और कहते हैं कि भगत सिंह और उसके जो रेवोल्यूशनरी फ्रेंड हैं, इनको लेके ट्रायल में जो ऑर्डनरी प्रोसीड्यूर है उनको आपने त्याग दिया है और कानूनी प्रक्रिया को जल्दी करने के लिए आपने एक शॉर्टकट निकाल लिया है। इस ऑफिशियली एक्टिविटी को मार्शल कानून ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। इसके बाद भगत सिंह की जान बचाने के लिए देश भर से ढेरों एप्लीकेशंस आती हैं, यहाँ तक कि ब्रिटेन से भी कुछ एप्लीकेशंस आती हैं। ये वो भेजती है जो उस समय जो ब्रिटेन में कम्युनिस्ट पार्टी थी। परंतु वायसराय इस केस को ये बोलते हुए आगे बढ़ाते हैं कि ये केस सिर्फ इसलिए आगे बढ़ रहा है, इविल डिजायर ऑफ द इम्पीरियलिस्ट ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन। 31 जनवरी 1931 को गांधी जी इलाहाबाद में कहते हैं एक पब्लिक मीटिंग के दौरान, मेरा व्यक्तिगत धर्म कहता है कि ना केवल उनकी फांसी रुकनी चाहिए बल्कि उन्हें जेल में भी नहीं रखा जाना चाहिए। इसके बाद गांधी इरविन से बातचीत करते परंतु वो फिर भी नहीं मानता। इस दौरान गांधी जी कोई प्री कंडीशन भी नहीं रखते हैं कि आज़ादी का जो रास्ता वो किसी के लिए भी नहीं रोका जा सकता है। इसके बाद 14 फरवरी 1931 को तेज बहादुर सप्रभु इस केस की लीगैलिटी को लेके बात करते हैं और साथ ही मदन मोहन मालवीय भी इसको लेके अपील करते हैं कि इस हैंगिंग को तो रुकवा दो, चाहे इन्हें लाइफ इम्प्रिजमेंट ही दे दो। और कहते हैं कि भगत सिंह ने जो ये किया है ये अपने सेल्फिश मोटिव के लिए नहीं किया है बल्कि पैट्रियोटिक रीजन्स की वजह से किया है। इसके बाद गांधी जी 18 फरवरी को फिर इरविन से मिलते हैं और कहते हैं कि अभी देश में जो माहौल चल रहा है और वो चाहते हैं कि वो उनके फेवर में हो तो उन्हें भगत सिंह की फांसी को सस्पेंड करना होगा। इरविन इस चीज़ को मेंशन करते हैं सेकेंडरी रिपोर्ट ऑफ स्टेट में भी। इसके बाद भी महात्मा गांधी ट्राई करते हैं कि इसकी जो फांसी है उसको पोस्टपोन करा दिया जाए और बाद में देखेंगे इसको कैंसिल भी करा दिया जाए। लेकिन अभी इनकी फांसी को पोस्टपोन कराना सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी चीज़ को कराने के लिए वो आसफ़ अली को लाहौर जेल में भेजते हैं भगत सिंह के पास और भगत सिंह के वो जाकर बोलते हैं कि आप वॉयलेंट को अब छोड़ दें और एक मर्सी नोट लिखें। परंतु भगत सिंह इस बात से मना कर देते हैं। इसके बाद 7 मार्च 1931 को गांधी जी आज़ाद मैदान में गैदरिंग करते हैं और पब्लिक के सामने डिमांड रखते हैं कि भगत सिंह की जो फांसी है उसको कैंसिल किया जाए। इसके बाद 18 मार्च को जो भगत सिंह के लॉयर थे परमनाथ मेहता, वो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु से गुजारिश करते हैं कि वो मर्सी पैटर्न प्लीज़ लिख दो और उनको कहते हैं कि आप लोगों की जो ये ज़िंदगियां हैं वो नेशनल ट्रेजर बन चुकी हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद भगत सिंह ने पिटीशन लिखी पंजाब गवर्नर को, पर ये कोई मर्सी पिटीशन नहीं थी। इन्होंने लिखा जतिन दास, कॉमरेड भगवती चरण और इनके डियर आज़ाद ऑलरेडी ज़िंदगी को सेक्रीफाई कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी को, अब बारी है सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह की। इसने गवर्नर को लिखा कैबलिसिस्ट और इम्पेरियलिस्ट एक्सप्लोजन दिन गिनती के बचे हैं और कोर्ट एक्नॉलेज कर चुका है कि ये वॉर प्रिजनर हैं। और इसमें भगत सिंह ने लिखा कि उन्हें फांसी नहीं सीधी गोली मारी जाए। अगले दिन फिर महात्मा गांधी इरविन से मिलते हैं और कोशिश करते हैं भगत सिंह की फांसी रोकने की, पर इरविन इस पे कहते हैं कि इन्होंने इस केस को मोस्ट एन एक्सेस केयर देखा है और उनकी राय में
इन लोगों की फांसी को रोकना ठीक नहीं होगा। कई जगह ये भी बताया गया है कि गवर्नर के ऊपर खुद प्रेशर था, पंजाब और उसके आसपास के जो ऑफिसर्स थे उनका, कि भगत सिंह को फांसी दी जाए, नहीं तो वो वहाँ से रिजाइन कर देंगे, और ये रिजाइन कर देंगे तो वायसराय की जो इज्जत थी वो मिट्टी में मिल जाएगी। इस दौरान ये भी कहा जाता है कि इरविन ने 45,000 जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको छोड़ दिया था, इन तीनों को नहीं छोड़ा था। गांधी जी हर्बर्ट एमरसन जो होम सेक्रेटरी थे उनसे मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि इस फांसी को पोस्टपोन कराया जाए, परंतु फिर भी ये अटेम्प्ट फेल हो जाता है। इसके बाद 21 मार्च को भी अगला अटेम्प्ट इरविन के साथ बातचीत के दौरान फेल हो जाता है। इसके बाद 22 मार्च को वो इरविन से बात करते हैं और गांधी के कहने पर वो कहते हैं कि इस केस को वो रिकंसिडर करेंगे, पर 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दे दी जाती है। प्रनाथ मेहता ने भगत सिंह से पूछा था कि देश के लिए आपका क्या संदेश है, तो भगत सिंह ने बोला 2 मैसेजेस हैं। पहला डाउन विद इम्पीरियलिज्म और सेकंड था लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, यानी इंकलाब जिंदाबाद। इसके बाद वो पूछते हैं कि आपको कैसा फील हो रहा है, तो भगत सिंह कहते हैं हैप्पी एज ऑलवेज, और अपने वकील से कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी आदि को धन्यवाद बोलना, क्योंकि उन्होंने उसकी खुद की कोज में बहुत इंटरेस्ट दिखाया था। एक वेल डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री के बेसिस पर मैंने आपको ये सब बताया है।